Over the 2-day visit of the Commission to Assam, Honorable Commission, led by the Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumarji, Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi ji, the Commission has held comprehensive meetings with the state administration, state police, and various enforcement agencies. Honorable CEC sir would be giving you the full details of what all transpired in the last 2 days. The format of the PC, we have already felicitated our BLOs who did untiring work on the ground and made this special revision exercise successful. We've already honored Mr. Ramesh Banik ji, paracyclist, and our PWD icon. And just for your information, during the assembly elections of 2021 and the parliamentary elections last year in 2024, Shri Banik ji traveled 2,000 kilometers for voter awareness. So thank you, Shri Banik. You are truly an inspiration to all our young voters, and I'm sure it will go a long way in increasing voter percentage in the state. Now, sir, can I request you to kindly say a few words and Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi ji, Election Commission के वरिष्ठ अधिकारीगण, Senior Officers of the Commission, Chief Electoral Officer of Assam, मीडिया से आए हुए हमारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। ओखोमोर होकोलुके नमस्कार। आसाम के सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी के माध्यम से मां कामाख्या के आशीर्वाद से बिहू और काजीरंगा जिस प्रकार आसाम की आत्मा है, वैसे ही मतदाता सूची और मतदान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव का पर्व, आसाम का गर्व। यहां उपस्थित मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से मैं आसाम के सभी मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं और विशेष रूप से बिहू पर्व को जिस आस्था से मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। पिछले चुनावों में आसाम की वोटर टर्नआउट काफी सराहनीय रही है। यह न केवल आसाम के लोगों के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करती है, बल्कि राज्य की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा और विरासत को भी दर्शाती है। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और आगामी चुनावों में मतदान अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए उस राज्य या प्रदेश में जाता है और इसी क्रम में हम पिछले 2 दिनों से असम में हैं। आइए, पिछले 2 दिनों में चुनाव आयोग ने जो समीक्षाएं की हैं, उनको आपके सामने विस्तृत जानकारी रखते हैं। आसाम में 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें कि 98 जनरल हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब 19 और शेड्यूल्ड कास्ट 9। प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। आसाम में जो हाल ही में स्पेशल रिवीजन समाप्त हुआ है, उसका लक्ष्य था कि नो एलिजिबल वोटर टू बी एक्सक्लूडेड, कोई पात्र मतदाता छूटने न पाए, और साथ ही साथ
नो इनएलिजिबल पर्सन टू बी इंक्लूडेड, कोई अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना आ पाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो 17 नवंबर को शुरू होने वाले स्पेशल रिवीजन में आसाम की मतदाता सूची में 2,52 लाख मतदाता थे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में ये संख्या भी 2,52 लाख के लगभग रही और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स में 2,49 लाख के आसपास रही। आसाम में 31,486 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कि 27,711 रूरल हैं। अर्बन एरियाज में 3,775। हर पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग होगी, जो कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक मतदाता न होंगे और एवरेज अगर वोटर देखे जाएं पर पोलिंग स्टेशन में तो वो 793 का आंकड़ा बनता है। मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी 126 होंगे और वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन 3,716। $2.4958,139 इलेक्टर्स का अगर ब्रेकअप देखा जाए तो मेल और फीमेल मतदाता लगभग बराबर ही हैं। दिव्यांगजन लगभग 2 लाख और 85 ईयर्स से अधिक मतदाता लगभग 1 लाख और 100 साल से ऊपर शतायु मतदाता लगभग 2,586। सर्विस इलेक्टर्स 63,000 और युवा वोटर्स लगभग 66 लाख और एकदम नए वोटर्स 5,75,000। हर मतदान केंद्र पर वोटिंग की सुगमता रहे, एक स्मूथ वोटिंग एक्सपीरियंस रहे, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का वादा यहां के मतदाताओं के लिए है। पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, प्रॉपर साइनेजेस, जो हमारे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए रैंप और व्हील चेयर्स, हेल्प डेस्क भी रहेंगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा, समुचित प्रकाश भी रहे और एडिक्वेट शेड भी रहे। इलेक्टोरल रोल बहुत ही इंक्लूसिव है, जिसमें कि यूथ पर भी फोकस है। AEROs हर कॉलेज में डेडिकेटेड कैंपेन करेंगे, जिससे युवा मतदाताओं को मतदान करने में रुचि आए और वो अपने पसंद का कैंडिडेट चुन सकें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 5,75,000, उनको भी आकर्षित करते हुए मतदान को पूरा इंक्लूसिव बनाना है। और यह कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 20 से 29 ईयर्स के बीच आसाम में 66.3 लाख वोटर्स हैं। बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए ईज ऑफ वोटिंग के लिए भरसक प्रयास किया गया है कि पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर ही हों, रैंप्स प्रॉपर ग्रेडियंट के साथ हों, वॉलंटियर्स रहें जिससे कि व्हील चेयर उनको आसानी से दी जा सके, उनको वोटिंग में प्रायोरिटी दी जाए, उनको इंतज़ार न करना पड़े, क्यू मैनेजमेंट हो, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट हो। और जो दिव्यांग भाई बहन पोलिंग स्टेशंस पर सुविधा लेना चाहते हैं वो सक्षम ऐप के साथ अपना एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 85 से ज़्यादा वर्ष से ज़्यादा, उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग फैसिलिटी भी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अरेंज की जाएगी। हाल ही में जैसा आपको पता है बिहार के चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए और उसमें चुनाव आयोग ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। उनमें से कुछ आपके समक्ष हैं, जिसमें अगर आप मोबाइल लेके जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर, दरवाजे के ठीक बाहर
आप अपना मोबाइल डिपॉजिट कर सकते हैं। कई बार कैंडिडेट की फ़ोटो पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी, तो मतदाताओं को कैंडिडेट देखने में मुश्किल होती थी, अब वो कलर्ड फ़ोटो आती है। इसी तरह से हर मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा इलेक्टर्स न हो, ये व्यवस्था की गई है। कैंडिडेट्स भी अपने बूथ लगाते हैं, जो कि पहले करीब 200 मीटर से ज़्यादा दूर लगते थे, अब 100 मीटर तक लगा सकते हैं। और जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है, जो एक तरह से मतदान का न्योता है, जो हर वोटर को जाके दी जाती है, उसके कोने पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से पढ़ने के लिए उसमें बूथ नंबर और आपका क्रम नंबर भी होगा। मतदान कराते समय भी कई सारे इनिशिएटिव्स चुनाव आयोग ने लिए हैं। इनका पायलट बिहार में रन हो चुका है। वन स्टॉप कंप्यूटर ऐप, जिसका नाम है ECI नेट, इसका हाल ही में हम लोगों ने एक वैश्विक सम्मेलन में उसका हमने इनॉग्रेशन भी किया था। हर पोलिंग स्टेशन में पारदर्शिता के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी। कई बार ये रहता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितने बजे तक हुआ, तो इसके लिए ECI नेट का ही एक मॉड्यूल है, वोटर टर्नआउट फैसिलिटी, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर 2 घंटे के बाद कितना मतदान हो गया वो आंकड़े भरते चले जाएंगे और आखिर में भी बढ़ेंगे। हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को आपने देखा कितने उत्साह के साथ उन्होंने असम का स्पेशल रिवीजन संपन्न कराया, और उन BLOs को और पूरे देश के हर लगभग 12 लाख BLOs के लिए एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए, जिससे कि जब वो मतदाता के घर जाएं तो उनकी आइडेंटिटी रहे। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO सुपरवाइजर्स, AEROs और EROs के रिन्यूमरेशन में भी अधिक काम को देखते हुए वृद्धि भी की गई है। जो ECI नेट के बारे में मैं आपको बतला रहा था, पहले लगभग इलेक्शन कमीशन की 40 अलग अलग ऐप थी, वो सारी एक में सुनियोजित कर दी गई हैं। तो आपको सिर्फ एक ECI नेट डाउनलोड करना है और उसके बाद आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन पब्लिक डोमेन में रखता है वो आपको मिल जाती हैं। और अगर मतदाता से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप अपना एपिक कार्ड नंबर डालकर वो सूचना ले सकते हैं। और इलेक्शन के समय जब पोलिंग हो रही हो तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से एफिडेविट्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ जब रिजल्ट भी आता है तो वो भी इस पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। उदाहरण के तौर पर पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग होती है वो 2 राउंड पहले ख़त्म हो जानी चाहिए EVM के राउंड से। इसी तरीके के साथ जो इलेक्शन संबंधित जितने आंकड़े होते हैं, चूंकि अब ECI नेट लॉन्च हो चुका है तो 72 घंटे के अंदर सबको वो आंकड़े दिखाई दे जाते हैं। कई बार अगर मॉक पोल का डेटा डिलीट न किया हो तो कई बार EVM के काउंट में और फॉर्म 17C के काउंट में फ़र्क आ जाता है। कोई गलती नहीं होती मंशा के साथ, लेकिन ऐसे सभी केसेस में VVPAT स्लिप को काउंट किया जाएगा और साथ ही साथ काउंटिंग खत्म होने के बाद भी 7 दिन के अंदर अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी EVM और VVPAT की काउंटिंग करानी है तो उनके लिए भी 7 दिन की विंडो सुविधा प्रदान की गई है। ये सारा काम जो आप देख रहे हैं ये इतनी सरलता से नहीं होता। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और हमारे बूथ लेवल ऑफिसर से लेके बूथ लेवल सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, DEO सबकी ट्रेनिंग होती है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में स्थापित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDM इस समय दुनिया का इलेक्शन से संबंधित सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन के उभर रहा है। चुनाव आयोग ने पिछले 1 साल के अंदर हर स्टेक होल्डर के संग अपना एंगेजमेंट रखा है। लगभग 4719 ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, जो कि ERO के स्तर से लेके DEO, CO और यहाँ तक कि कमीशन भी।
लगभग 28,000 राजनीतिक दलों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने स्वयं न्योता देकर सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया और अभी तक उसकी 28 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो चुनाव आयोग के लीगल काउंसिल्स हैं उनकी भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और फील्ड लेवल फंक्शनरीज के साथ जब भी चुनाव आयोग फील्ड में जाता है तो BLOs, EROs और DOs के संग इंटरेक्शन करता है। आपको यह भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और उसके साइज को देखते हुए आज भारत इंटरनेशनल आइडिया अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसमें 36 देश हैं, उनकी अध्यक्षता ले चुका है। और हाल ही में हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था जिसमें लगभग 70 देशों ने हिस्सा लिया। ये उसकी एक सभी देशों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ है। जब कल सुबह से हम लोग की रिव्यू मीटिंग शुरू हुई तो हर कर्मचारी, हर सीनियर ऑफिसर के साथ चुनाव आयोग ने डिटेल में समीक्षा की। भारत में चुनाव संविधान और कानून और इंस्ट्रक्शंस के तहत होते हैं। सभी चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को यह बताया गया कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। पोलिंग स्टेशंस का एक फेस्टिव लुक होना चाहिए और मतदाताओं का स्वागत की तरह से एक प्लेजेंट वोटिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश होनी चाहिए। और ट्रेनिंग देने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और हर तबके के वरिष्ठ अधिकारी जूनियर मोस्ट अधिकारी को ट्रेन करेंगे, जिससे कि कोई भी शंका बाकी न रह जाए। एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको भी ये बतलाया गया कि एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी से काम होगा और चुनाव में इंड्यूसमेंट की जो कुरीति है उसको समाप्त करने के लिए वो लोग कोई भी एफर्ट अनडन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, हर जिले के अधिकारी और हर जिले के एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। उनके लिए न कोई पक्ष होगा न कोई विपक्ष होगा, सब समकक्ष होंगे और वोटर कंफर्ट और हर पोलिंग स्टेशन पर वो ध्यान देंगे। क्यू मैनेजमेंट के लिए भी ध्यान देंगे और जो ऑप्शनल वोटिंग फैसिलिटी की सुविधा प्रदान की गई है उसका जिसको भी आवश्यकता हो, खासतौर से 85+ ईयर्स के लोगों को, उनको ये सुविधा दी जाए। और जितने हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के बाद यहाँ पर आएंगे, उनके डिटेल्स पब्लिक किए जाएं, जिससे कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, एक निर्धारित समय एक निर्धारित जगह पर वो उनसे मिल पाएँ और उनको अपनी शिकायत दे पाएँ। और साथ ही साथ फेक न्यूज़ और AI की जो उसमें से जो कुछ कुरीतियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए यहाँ के नोडल अधिकारी को भी आदेश दिए गए हैं और टीम्स भी बनाई जाएंगी, जिससे कि इस तरह की कोई भी खबर का निराकरण तुरंत सत्यावस्था के साथ किया जा सके। धन्यवाद। Now we'll start with the question and answer session. एक मिनट जरा मैं आपको बता दी कि एक तो जब आप क्वेश्चन पूछें तो काइंडली अपना नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम क्वेश्चंस 5-5 के ग्रुप में लेंगे। उसके बाद सर एक साथ वो पांचों क्वेश्चंस का आंसर देंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। बी रेस्ट assured, we will answer all the questions, don't worry about that. There will be anchors who will be giving you the mics. So this is Vikas Singh from Economic Times. Sir, like all the states which are going to elections, they held SIR. And Assam, because owing to its different citizenship law, could not have that. So, sir, how hopeful are you? When will Assam get its SIR? Next. Sir, good evening. This is Digjyoti Lokar. I'm working for the Assam Rising, News 9 and Free Press Journal. So,
I've been experiencing as being a journalist since 1999 election onwards. In 2006 Assam Assembly, we have seen first time videography was introduction. Then in 2014, then flying squad were introduced. Later on, we have seen in 16 and 19 also like GPS system, and then so in this election, what the new systems, what are the new things you are going to introduce in Assam? Because nowadays A for Appel doesn't. We want to speak. We used to speak A for Assam. So what are the new things you are going to start here? This is my one question. And another question: you have mentioned one thing, that for free and fair election, you have instructed DM and the SSPs or the SPs. But we have seen throughout our experiences that the election commission always is to instruct the DM and SPs of the concerned district, or even take steps against ADC or CO level. But at the ground level, those who are working as a presiding officer for a long time, they are working in only those areas who are very much influential at booth level. So when the Election Commission of India is going to take step at ground level? Sir, my name is Anup. I am from the UNI. So my question is related to the SR. Since the SR is over, do you think now what we have, the electoral roll, is a purified one? Because there are a lot of allegation of manipulation regarding the SR by the opposition parties. Thank you. Yeah. I'm Shamim Sultan Ahmed. I'm from Dainik Agrodut. So there's it's just an addition to the question of SR. Since there are so many allegations about the SR from the opposition from the opposition parties of Assam, so can you assure a fair and free election in Assam? My name is Anamika. I'm from Times Now. My question is to you, sir. This long meeting is going on, and I just wanted to note tentatively and on what date we can expect the upcoming elections. Okay. We'll start with the next round. Good evening, sir. I'm Sumit Excuse me. We'll start with the next round. Let sir answer these questions. जहां तक नए इनिशिएटिव्स की बात है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुँचें और बाहर मोबाइल फ़ोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफ़ी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फ़ोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड वाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फ़ोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज़्यादा लोग न लगें, ज़्यादा देर वेट न करना पड़े, और ख़ास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। कई बार ये भी होता था मतदाताओं को कि जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है वो देने तो आते हैं बीएलओ साहब, लेकिन उसमें मेरा बूथ कौन सा है, तो कई सारी चीज़ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में लिखी होती हैं, इसलिए उसको एक कोने में बहुत बड़े शब्दों में लिख दिया गया, जिससे कि मतदाता ज़रूर जाकर वोट करे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हर मतदाता को दिया जाने वाला
एक न्योता है, एक इनविटेशन है। इसी तरीके से पहले जैसे 40 ऐप्स होती थी, तो कई बार हमारे मीडिया कर्मी भी और कई बार जो हमारे जो इलेक्शन में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतदाता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको कई सारे ऐप्स देखने पड़ते थे। इस काम के लिए ये वाला ऐप, इस काम के लिए ये वाला ऐप। अब सारा एक में कर दिया गया है। अगर आप प्ले स्टोर्स में जाएंगे तो ECI नेट के नाम से आप डाउनलोड करें, और उसके बाद चुनाव आयोग के पास जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक में साझा हो सकती है, वो वहाँ पर आपको मिलती है। और जैसे जैसे मतदाता सूची हो, या जैसे जैसे चुनाव हो, या जैसे जैसे इंडेक्स कार्ड्स हो, सारे डेटा उस पर डाल दिए जाते हैं। पहली बार आसाम में 100% वेबकास्टिंग होगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर, जिसकी निगरानी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स भी रखेंगे और DM साहब लोग भी रखेंगे। पहले कई बार ये बात आती थी कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ, तो एक टीवी चैनल एक आंकड़ा बताता है, एक इंटरनेट की कोई एजेंसी दूसरा बताती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी नेट पे जाइए और आपको हर 2 घंटे बाद जो सच्ची वोटर टर्नआउट की परसेंटेज है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या पूरे स्टेट की, आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स आपने देखे थे, जब वो पहले किसी मतदाता के घर में जाते थे तो मतदाता उनसे पूछता था कि आप कौन। अब उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनका मान होता है, और वो हर घर जाकर जो भी मतदाताओं के संबंधित सूचना लेनी हो या उनको गाइडेंस देनी हो, दोनों ही बड़े सुगम तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बताए, ऐसे लगभग 17 से 18 इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। जहाँ तक आसाम की बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि आसाम एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ की NRC की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाकी 12 राज्यों और प्रदेशों में SIR हुआ और असम में स्पेशल रिवीजन हुआ। और इस स्पेशल रिवीजन के साथ ही साथ हर BLO ने हाउस टू हाउस सर्वे किया और उसके साथ ही मतदाताएं सूची बनाई। अगर मतदाता सूची में आज भी कोई भी पात्र मतदाता, एलिजिबल इलेक्टर अगर छूट गया है, उसके पास 2 विकल्प हैं। एक, वो फॉर्म 6 भर सकता है, और दूसरा, फॉर्म 6 भरने के बाद भी अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको पात्र नहीं पाता है, एलिजिबल नहीं पाता है, तो वो DM साहब को अपनी अपील दे सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए ये आंकड़े आपको जरूर बताने चाहिए कि लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक मतदाता सूची में अभी तक सिर्फ 500 अपील सारे जिलों को मिलाकर आई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, AEROs और EROs ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जहाँ तक तारीख की बात है, चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है और पत्र वार्ता के जरिए आप सबको सूचित करता है। हम लोग दिल्ली जब जाएंगे, उसके बाद चुनाव आयोग बैठेगा और समुचित तारीखों का निर्णय करेगा। Can we have the next round of questions? इधर दीजिए। Yeah, good evening, sir. I'm Shumir from Deccan Herald newspaper. My question is, several political parties yesterday requested for conducting the elections before the Bihu. So can we expect the elections before our Bihu festival? Hello, good evening, sir. This is Ratn. Good evening, sir. This side, sir. I'm Ratndeep from NDTV. So, in the past couple of elections in Assam, we have seen the elections being conducted in largely two phases. Is there a possibility this time that Assam might see a single-phase election? जी बोलिए। माइसेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम न्यूज़ लाइव। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है और कुछ सजेशन भी है। तो मैं पहले सजेशन बोलना चाहता हूँ कि
जर्नलिस्ट को आप लोगों ने नहीं बुलाया, शायद वैसा नहीं था, तो अभी बोलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो आसाम के हैं, हम तो बात करते रहते हैं, वो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी बिहू से पहले, यानी 14 अप्रैल होगा शायद बिहू से पहले इलेक्शन चाहते हैं। दूसरा कि अभी आसाम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो आगे तो बहुत टेररिज्म का भी प्रॉब्लम था, तो अभी एक फेज, इससे आगे जो 2021 का इलेक्शन हुआ था 3 फेज में हुआ था, तो अभी सब कह रहे थे कि एक फेज में होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। आप जाने टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आसाम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेशन। तो सर आपने बोला कि 2.5 लाख नाम छूट गए हैं, तो उनमें से कोई एक भी नाम है या कितने नाम है जो कि नॉन सिटीजन, यहाँ के सिटीजन नहीं है, इलीगल सिटीजन है, इस ग्राउंड पे वो नाम एलिमिनेट किया गया है? Hi sir, I am Ashmita from India Today, this side sir. So my question to Not you... able to see you. Can you Yeah, just here, sir. get up for a minute? Yeah. So my question to you is regarding the motive of special revision. So the basic purpose of special revision is to eliminate foreigners from the voter list, which is very important for the national security. But there have been other motives attributed to it. How do you react to this? One more. हो गया 5? 4 हुए हैं, कोई। मैं योगेश दुबे, नव भारत। मतदाता जोड़ने या चुनाव कराने का जो जिम्मा होता है वो चुनाव आयोग का होता है, लेकिन क्या किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री यह कह सकता है कि इतने मतदाताओं का नाम काट देंगे? इसके ऊपर चुनाव आयोग का क्या कहना है? बिहू आसाम का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और बिहू की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग कुछ निर्णय करेगा। अब ये कह पाना, और ये आपके सवालों का सारा जवाब मैं पिछली बार दे चुका हूँ कि कितने फेजेस में होगा और कब होगा, ये चुनाव आयोग वापस जाके निर्णय करता है, और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप निश्चिंत रहें, जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होगा वो मतदाताओं के हित में ही होगा और संविधान और कानून के अनुरूप ही होगा। जहां तक स्पेशल रिविजन्स के मोटिव का सवाल है, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 धारा 21 के तहत हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग को एक रिवीजन कराना अनिवार्य है, जिससे कि मतदाता सूची शुद्ध हो पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था, चूंकि आसाम की एनआरसी की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए यहाँ का स्पेशल रिवीजन बाकी 12 राज्यों से अलग था। बाकी 12 राज्यों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से कईयों के एसआईआर का अंतिम चरण आ चुका है और कईयों के एसआईआर खत्म हो चुके हैं। आसाम में स्पेशल रिवीजन किया गया और इसका मोटिव एकमात्र मोटिव था, राजनीतिक शोरगुल में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मोटिव में फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल रिवीजन का एकमात्र मोटिव था all eligible electors to be included and all ineligible electors to be excluded। जहां तक इलीगल माइग्रेंट्स की बात है, अगर जो नाम कटे हैं, जो भी बीएलओज वहां पर गए होंगे, उन्होंने उनको इनएलिजिबल पाया होगा तो वो नाम हटे भी होंगे, और जो पात्र मतदाता यंग वोटर्स, जैसे आपने देखा था 2 बच्चे आए थे, या कई लोगों के नाम जो कई बार आ जाते हैं यहाँ पर, उनके नाम जोड़ने होते हैं, उनके नाम जुड़े भी होंगे।